बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि इधर रिया की शादी की तैयारियां चल रही थीं, तभी मुस्कान शिवन के घर आई और फूट फूट कर रो रही थी और सभी लोग ये वजह जानना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। भैया, आपको कुसुम को जाने नहीं देना चाहिए था। पता नहीं अचानक मुस्कान ये बात क्यों बोल रही थी। ये बात तो ठीक थी कि मुझे कुसुम को जाने नहीं देना चाहिए था, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर हुआ क्या? आदर्श ने जोर देकर पूछा। भैया, उसकी शादी है अगले सप्ताह, उसी दिन जिस दिन रिया की शादी है। ये सारा षड्यंत्र उसकी माँ का रचा हुआ है। उसकी माँ को ये पता था कि कुसुम को यहाँ रखकर वो अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं होगी। यही कारण है कि उन्होंने आराम से कुसुम को वहाँ बुला लिया। और जब उन्हें पता चला कि रिया की शादी है, उसी दिन उन्होंने कुसुम की शादी रख दी ताकि आप चाह कर भी वहाँ जा ना सकें। मुस्कान ने रोते हुए कहा। अब ये सुनकर मैं स्तब्ध था। इस संसार में लोग निस्वार्थ प्रेम के बीच में भी आते हैं। ये सब कितना दुखदाई है। अब मेरा हौसला मुझे जवाब दे रहा था। कुसुम मुझसे दूर जाती हुई नजर आ रही थी। बाबा जी की बात पर ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद मोहर लगाने वाले हैं। ये सब सुनकर रिया भी फूट फूट कर रोने लगी। यही खून का रिश्ता होता है, चोट एक पर पड़े दूजे को भी दर्द होता है। रिया ये जानती थी कि मैं कुसुम से बेहद प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। अगर मैं रो दिया तो मानो अम्मा और रिया पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। कभी कभी आपको इसके लिए कठोर बनना पड़ता है ताकि आपको देखकर कुछ लोग सुकून से जी सकें। चल बाहर, आदर्श ने मेरे हाथ को पकड़कर खींचा। मैं, आदर्श और ललन भैया बाहर की ओर चल पड़े। आदर्श की बाइक में मैं और ललन भैया बैठे थे। आदर्श बाइक चला रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। अब आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि सोचने और समझने की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। जिंदा होकर भी मैं अंदर से मरा हुआ लग रहा था। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और मुझे खबर तक नहीं लगी। आखिर इस षड्यंत्र की जरूरत क्या थी? क्या वास्तव में मैं कुसुम के काबिल नहीं? अगर काबिल हूं तो फिर ये षड्यंत्र क्यों? बेचारी कुसुम पर क्या बीतती होगी? ये सब प्रश्न मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे संभालने को कम से कम यहाँ लोग हैं, पर कुसुम को वहाँ कौन संभालता होगा? उसका तो वहाँ रो रो कर बुरा हाल होगा। एक ऐसी स्क्रिप्ट है भगवान की, पूर्णतः असंतुलित। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। पर इतना दुख किसी को कम दिया जाता है जितना वो सह न सके। ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे किसी बुरे कर्म के लिए दंडित कर रहे थे। शायद किसी श्राप का नतीजा है जो मैं कुसुम के प्रेम से वंचित हो गया हूँ। हम सीधे आदर्श के ऑफिस पहुंचे। वहां कोई नहीं था। आदर्श ने फोन करके सामने वाली चाय की दुकान से 3 स्पेशल चाय ऑर्डर की। हम तीनों वहीं बैठे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मुझे कुसुम के पास जाना चाहिए, मैंने शांति को भंग किया। पागल मत बन, तेरा एक गलत कदम रिया के लिए गलत साबित हो सकता है। क्या कहेंगे हम रिया के ससुराल वालों को जब वे तेरे बारे में पूछेंगे? आदर्श ने अग्रेशन में आकर कहा। भूल जा छोटू उसे। अब ललन भैया भी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। भूल जाऊं? कितना आसान है कहना, बहुत आसान है, पर मुझ पर क्या बीत रही है तुम लोग क्या जानते हो? नहीं भूल सकता उसे, कभी नहीं भूल सकता, और वो भी कभी नहीं भूल सकती मुझे, कभी नहीं, मैंने इमोशनली कहा। तो फिर क्या करना चाहता है? आदर्श ने प्रश्न दागा। एक बार कुसुम से बात करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है, मैंने उत्तर दिया। लगा उसे फोन, ललन भैया ने कहा। हाँ लगा, आदर्श ने कहा। मैंने फोन निकाला और जैसे ही उसे फोन करने जा रहा था, एक कॉल आया। अनजान नंबर था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ का नंबर नहीं है। मैंने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, मैंने कहा। हेलो, फ़कीरा जी से बात हो सकती है क्या? जी बोल रहा हूँ, मैंने कहा। फ़कीरा जी, मैं गुंजन शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपकी किताब ने तो कमाल कर दिया है। युवाओं के बीच चर्चित है आपकी किताब, हर कोई आपकी किताब के बारे में बात करता है। आपको यहाँ आना होगा, गुंजन जी ने कहा। शुक्रिया, पर मुझे वहाँ क्यों आना होगा? मैंने गुंजन जी से पूछा। फकीरा जी, हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें युवा जो हैं उन्हें मौका मिलेगा आपसे प्रश्न पूछने का। आपने तो अपनी पहली किताब में ही कमाल कर दिया। फिलहाल तो मैं व्यस्त हूँ, अगले सप्ताह बहन की शादी है। अरे वाह, बहन को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। फकीरा जी, मैं 10 दिन बाद आपको फ़ोन करता हूँ। जी ठीक है। मैंने लाउड स्पीकर पर फ़ोन रखा था। आदर्श और ललन भैया ने सब कुछ सुना। यही है तेरी किस्मत, देख तेरी पहली किताब ने ही कमाल कर दिया। तुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। कुसुम के चक्कर से बाहर निकल, समझा शिवन? आदर्श ने कहा। मैंने आदर्श की बात को अनसुना किया और कुसुम को कॉल लगाया।
मुझे डर था कि स्विच ऑफ ना हो, पर उसका फ़ोन ऑन था। उसने रिसीव नहीं किया। मैंने फिर से कॉल किया, उसने फिर से रिसीव नहीं किया। मैंने फिर से उसे तीसरी बार कॉल किया और इस बार उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो कुसुम, कैसे हैं आप? तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ, मैंने उत्तर दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम्हारी शादी है अगले सप्ताह? मैंने पूछा। जी। तुम आ जाओ यहाँ, हम शादी कर लेंगे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या संभाल लेंगे? उसकी आवाज़ में सौम्यता नहीं थी। मतलब कि हम शादी कर लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने हड़बड़ा कर बोला। अब कुछ नहीं हो सकता, उसने कहा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कहना क्या चाह रही है। मतलब यही कि मैं आपसे शादी कर लूँ तो फिर मेरे पापा यहाँ जी नहीं पाएंगे। मेरी शादी की बात यहाँ फैल चुकी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। बात अब इज्जत पर आ गई है, उसने कहा। मतलब तुम खुश हो तुम्हारी होने वाली शादी से? मैंने पूछा। मेरे घर वालों को क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मैं खुश रहूँ या नहीं, उन्हें तो बस गाँव वालों को दिखाना है, उसने कहा। तुम आ जाओ प्लीज़, वरना मैं आ जाता हूँ, मैंने कहा। घर छोड़िए, आप ठीक से रहिए। मुझे पता है आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती होगी, कामकाज भी आप ठीक से नहीं कर पाते होंगे, पर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में मुझसे अच्छी लड़की ही आएगी। कुसुम प्लीज़, गलत फैसला मत लो, तुम गलत फैसला कर रही हो। पता है मुझे, पर क्या करूं, मजबूर हो गई हूं, हालातों से हार गई हूं। कुसुम मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी। आपसे दूर रहूँगी फिर भी आपके ही करीब रहूँगी। आप हमेशा मुझ में रहें, आप हमेशा मुझ में होंगे, चाहे इस शरीर पर किसी और का अधिकार क्यों ना हो। आप जब भी जो भी करेंगे, मैं सदैव आपको देखती रहूँगी। प्रेम को कभी भी विवाह की मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सदैव आपकी ही रहूँगी। कुसुम कुसुम कुसुम, मैं कहता रहा, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। मोबाइल लाउड स्पीकर में था। आदर्श और ललन भैया ने हमारी बातों को सुना। ललन भैया की आंखों में आंसू थे। छोड़ दे, अब कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। हाँ शिवन, छोड़ दे, आदर्श ने कहा। कैसे छोड़ दूं? एक पल भी ऐसा नहीं होता जब वो मेरे दिमाग से नहीं जाते। कैसे छोड़ दूं उसे? मैंने धीरे से कहा, जैसे जीवन से शक्ति ही चली गई हो। पागल मत बन शिवन, उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। आखिर क्या कमी है तुझमें? एक से एक बंदी आएंगी, दौलत शोहरत सब कुछ है। उसकी माँ पागल है जो तुझे ठुकरा रही है। उन्हें नहीं पता कि किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं। वक्त उन्हें ज़रूर जवाब देगा। तू अभी रिया की शादी में फोकस कर और कुछ मत कर। रिया की शादी इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं, आदर्श ने कहा। आदर्श एकदम सही कह रहा था। इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिया की शादी है। मैं एक बार कुसुम की माँ से बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्या करेगा बात करके? आदर्श चिल्लाकर बोला। प्लीज़ आदर्श, एक बार बात करना चाहता हूँ प्लीज़, मैंने गड़गड़ाते हुए बोला। करने दे से, तसल्ली हो जाएगी, ललन भैया ने कहा। अच्छा ठीक है, कर ले, आदर्श ने कहा। मैंने फटाफट मुस्कान को फ़ोन किया और उससे कुसुम की माँ का नंबर लिया और फ़ोन लगाया। हेलो, मैं शिवन बोल रहा हूँ। बोलो, बड़ी कठोरता से उसकी माँ ने कहा। आप ठीक नहीं कर रही हैं, क्या हुआ? उसकी माँ ने ऐसे पूछा जैसे उन्हें कुछ नहीं पता। आपको पता है कि मैं और कुसुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके बावजूद भी आपने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। मैंने साफ साफ कहा। प्यार मोहब्बत के ख्वाबों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में शादी करने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैंने पूछा। देखो बाबू, जहाँ कुसुम की शादी करवा रहे हैं वो सरकारी नौकरी करता है, घर जमीन सब कुछ है। तुम्हारे पास कुछ है? नहीं ना? फिर केवल मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती। मैं भी अच्छा खासा कमा लेता हूँ, सुरक्षा है? नहीं ना? फिर और एक बात, हमारे यहाँ शादी दूसरी जाति में नहीं होती। कुसुम की शादी वहीं होगी, तुम्हें जो करना है कर लो। उसकी माँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने चिल्लाया। उसकी माँ ने फोन काट दिया। मैंने कुसुम को कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब मुझे समझ आ चुका था कि कुसुम ने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि वो मुझसे बेशुमार मोहब्बत करती है, पर उसकी माँ की मानसिकता के सामने वो हथियार डाल चुकी थी। किस तरह एक लड़की को डराया जाता है, उससे ये कहा जाता है कि अगर वो अलग जाति में विवाह कर लेगी तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसे धमकाया जाता है कि अगर वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करेगी तो माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे। अक्सर ऐसे हालातों में लगभग हर लड़की चुपचाप अपनी इच्छा को मार कर जीना स्वीकार कर लेती है। सच में लड़की होना इतना आसान नहीं होता।
तो क्या शिवन भी हालातों के आगे हार मान लेगा? क्या कुसुम की शादी दूसरी जगह हो जाएगी? जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।